नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र नगर निगम में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बम्पर जीत मिली है, जो ये बताता है कि लोग उनके साथ हैं, उन्हें पसंद करते हैं। अब सभी की नज़रें महाराष्ट्र नगर निगम में मेयर के सिलेक्शन पे टिकी हुई हैं, बीएमसी पे टिकी हुई हैं। सारी चीज़ें देखिए समय पर होंगी, लेकिन अब ये देखना भी है ना कि कौन बनेगा मेयर। और अपडेट आगे खिसक गई है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कहाँ पेच फंसा हुआ है, तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक पेज पर है। लेकिन बीरबल की खिचड़ी, ऐसी भी कहीं से आवाजें आ रही हैं सिलेक्शन पर, मेयर के सिलेक्शन पे। तो भाव से समझते हैं, पहले 27 यानी कि कल नॉमिनेशन फाइल किए जाने थे और अब ये काम फरवरी पर टल गया है। एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुंबई से जुड़ चुके हैं मेरे साथ भाऊ तोरस्कर जी। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार, अभिनंदन। भाऊ, आप मुंबई में हैं, सबकी नजर टिकी हुई है बीएमसी पे। मैं भी कभी कभी जब मुंबई में होती हूँ तो बीएमसी की जो इमारत है उसको देखना निहारना बड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए सबकी नजर वहीं पे है, बीएमसी पे, मेयर के चुनाव पर कहाँ पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि परिवारवाद खारिज हो रहा है या कहिए कि हो गया। ठाकरे परिवार अगर एक पेज पर होता तो क्या सीन होता, और 75,000 करोड़ का बजट सब इन्हीं की देखरेख में रहता था। देखते देखते ठाकरे परिवार नहीं, देश के कई राजनीतिक घराने अब गए वक्त की कहानी बन चुके हैं। भाऊ, ये सब कैसे हो गया? तो पहली बात तो तुमने कहा है कि आपने जो पेच फंसा हुआ है, ऐसा कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और जो महायुति है उसके सर्वोच्च नेता जो है देवेंद्र फडणवीस, वो तो स्विट्जरलैंड दावोस गए थे, तो वो शायद कल आने वाले थे। इसके लिए अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। दूसरी बात तकनीकी बात है कि जो चुनकर आते हैं उनको रीजनल कमिश्नर के पास एक पार्टी का ग्रुप करके रजिस्टर करना पड़ता है, और जितने कारपोरेटर्स पार्षद चुनकर आए हैं उनके ग्रुप रजिस्टर नहीं होते तब तक मेयर के चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं निकल सकता। और इसलिए ग्रुप जो रजिस्टर करना है बीएमसी के लिए, तो महायुति यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की पार्टियों का जॉइंट ग्रुप करेंगे या अलग अलग ग्रुप करेंगे, इसमें पेच फंसा है। तो इसका कारण भी है, अलग अलग रजिस्टर करते तो भी बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो साथ रहने वाले, उन्होंने डिक्लेयर किया है हम साथ साथ ही रहेंगे। प्रॉब्लम वहां हुआ है कि अगर अलग अलग हो जाएगी तो जो स्वीकृत सदस्य होते हैं, तो स्वीकृत सदस्यों की जो संख्या है उसमें जॉइंट ग्रुप बनता है तो एक सीट बढ़ेगी। अगर अलग अलग रहते तो दोनों को मिलकर जो एक सीट ज्यादा मिल सकती है वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ जो अलग अलग कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, बेस्ड कमेटी हो, उसमें जो सीट की यानी मेंबर्स की अनुपात है उसमें भी कुछ ये हो जाता है। इसलिए ये तय होना बाकी है कि क्या ज्वाइंट ग्रुप करेंगे या अलग अलग करेंगे, क्योंकि अगर ज्वाइंट ग्रुप होता है तो उसका एक ही नेता बनेगा और उसी वो बीजेपी का बने या एकनाथ का बने, लेकिन उसका व्हिप सब पर लागू होगा। तो इसलिए उस पर क्या करें ये तय होना बाकी है। तो देवेंद्र फडणवीस उस पर अगर निर्णय करने वाले हैं तो उनके आने तक रुकना जरूरी था। हाँ, बात यह है कि ये सब तकनीकी बातें जिनको समझ में नहीं आती वो पेच फंसा रहे, पेच घुसा रहे, जो कुछ करना है कर रहे, वो उनका अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। दूसरी बात आपने परिवारवाद की बोली है, तो परिवारवाद का भी मामला खत्म हो जाएगा। इसका कारण कम से कम 25 साल लगातार बीएमसी का कारोबार था, वो एक फैमिली के पास था, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी उद्धव ठाकरे ही कुछ करते थे, उद्धव ठाकरे ही नहीं, उनके बेटे, उनके भांजे, उनकी पत्नी या पत्नी का भाई, ये सब मिलकर कॉरपोरेशन में जो कुछ करना है करते थे। तो मानो
फैमिली बिजनेस बन, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो एक तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए फैमिली बिजनेस बन गया था। तो परिवार नहीं टूट रहा है, बल्कि जो फैमिली बिजनेस है वो खारिज हो रहा है, और इसलिए उसको इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात है परिवारवाद की, जब हम बात करते हैं तो परिवारवाद में एक बात और आती है कि ठाकरे, बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी, लेकिन पार्टी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ये हमारे देश में अजीब तरीका हो गया है कि ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई तो वो उनकी पार्टी हो गई। कांग्रेस पार्टी आगे चलकर नेहरू जी ने काबिज की थी, कब्जा किया था, और उसका जो अधिकार था इंदिरा जी के पास सौंपा, तो इंदिरा गांधी ने उसको अपना फैमिली बिजनेस बना दिया। उनका बेटा, उनका क्या बहू, वो चलाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाकी पार्टियों में भी ये परकोलेट होता गया। डीएमके जो पार्टी थी अन्ना दुराई ने बनाई थी, लेकिन अन्ना दुराई के बाद जो होशियार नेता थे और सीनियर थे, इसलिए करुणानिधि उसके मुख्यमंत्री बन गए, और वो उनके लिए मानो एक फैमिली बिजनेस हो गया। इसीलिए तो एमजी रामचंद्र, वो भी सीनियर थे, अभिनेता थे, उन्होंने हटकर अलग पार्टी बनाई, अन्ना डीएमके। तो हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो अगले समय में क्षेत्रीय पार्टियां मानो परिवार की पार्टियां बन गई। वैसे तो समाजवादी पार्टी पुराने जमाने की जो थी उसको समाजवादी भी बोला जाता था और सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता था। उसी से निकले मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा समाजवादी पार्टी, लेकिन वो भी उनकी क्या बोलते हैं उसको, परिवार की पार्टी बन गई। जनता दल से हटकर आपके लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, लेकिन वो भी उनकी फैमिली पार्टी हो गई। पासवान ने जो पार्टी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी उनकी फैमिली पार्टी हो गई। यानी बनी टूटी, वो भी घर के अंदर के जो झगड़े थे। देवेगौड़ा भी जनता दल से निकले हैं, तो उन्होंने कर्नाटक में अपना एक क्षेत्रीय दल बनाया, उसको जनता दल सेक्युलर नाम दिया, लेकिन वहां भी उनके छोटे और बड़े बेटे में झगड़े शुरू हो गए। तो एक तरीके से जो जो क्षेत्रीय पार्टियां बनाई गई, वो क्षेत्रीय क्षमता के नेता थे, उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उस पर फैमिली का कब्जा हो गया और पॉलिटिक्स ये फैमिली बिजनेस बनता गया। और बहुत सारे सालों से, हम 30-40 साल से देख रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते यहां तक पहुंचा है कि घर के झगड़े। अब मुंबई में राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे में झगड़ा हो गया, पार्टी में दो फाड़ हो गए, तो उन्होंने अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। तो ये पार्टी जो परिवार की पार्टियां है, उससे अब वोटर उब चुका है। इस ढंग से हम देख रहे कि लोग इनको नकार रहे। और एक महाराष्ट्र के शरद पवार जी, वैसे आपको याद होगा 2014 के जब चुनाव के नतीजे लोकसभा के आ रहे थे, उस वक्त अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं थे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, और अमित शाह जो यूपी के लिए उनको प्रभारी बनाया गया था, उन्होंने वहां चमत्कार करके दिखाया। 80 में से 71 सीटें बीजेपी जीत गई थी और 73 सीटें, 73 सीट्स एनडीए ने जीती थी। उस वक्त मुझे अभी भी याद है, एनडीटीवी पर प्रणय रॉय ने उनका इंटरव्यू छोटा सा किया था जब मतगणना चल रही थी। तो उनको पूछा, ये चमत्कार कैसे कर दिया आपने? आपकी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी है, बाकी की पार्टियां बिल्कुल छोटी हो गई। तो अमित शाह ने जो जवाब दिया था वो मुझे अभी भी याद है। अमित शाह ने बोला, कौन सी पार्टी? पार्टी तो दो ही जीती है, एक तो हमारी बीजेपी है और दूसरा अपना दल करके जो हमारा सहयोगी दल है वो जीता है, दोनों पार्टियां जीती, बाकी कौन सी पार्टी है? तो उसने बोला, प्रणय रॉय ने बोला था कांग्रेस पार्टी के 2 एमपी बने हैं, मुलायम की समाजवादी पार्टी के 2 एमपी बने। तो बोले, क्या बात कर रहे हो? उनकी पार्टी में उनके फैमिली के बाहर का कौन एमपी बना है, मुझे दिखाओ।
समाजवादी पार्टी के 5 MP बने हैं, लेकिन पांचों के पांचों मुलायम सिंह के पार्टी नहीं, फैमिली के लोग हैं। कांग्रेस के सिर्फ 2 MP बने हैं और दोनों माँ बेटे ही तो है। तो ये पार्टी कहां से है? ये फैमिली है, एक परिवार है। तो परिवार हारे है, ना कि पार्टी हारी है। ये अमित शाह का जवाब था और आज भी मुझे याद है। तो एक तरीके से जनता इतनी ऊब चुकी है कि पार्टी कहां शुरू होती है और परिवार कहां खत्म होता है, या परिवार कहां शुरू होता है और पार्टी कहां खत्म होती है, ये राजनीति में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो लोग ऊब चुके हैं, मैं मानता हूं। वोटर आहिस्ता आहिस्ता अगर ये नहीं हट रहे, ना उनके कार्यकर्ता उनको हटा रहे, तो वोटर ने ये काम अपने ऊपर ले लिया है कि हम ही परिवारवाद और राजनीति का परिवारवाद खत्म करेंगे। और इसका सिग्नल बार बार आ रहा है, जो हमने बिहार में देखा और कहीं देखा है, तो ये महाराष्ट्र में भी हो गया। एक साथ शरद पवार तो पूरे कारपोरेशन के जो 29 कारपोरेशन है उसमें कुल मिलाकर 2800 के आसपास 2800 पार्षद चुने गए। उसमें शरद पवार की पार्टी के, शरद पवार के गुट के सिर्फ कुछ 36 या 37 पार्षद चुनकर आए। मतलब क्या है कि हम आपको पार्टी नहीं मानते, क्योंकि इनकी बेटी MP होगी, पवार खुद राज्यसभा जाएंगे, उनका पोता है वो विधानसभा में जाएगा, उनका भतीजा है वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो मामला है वो हटाया गया, तो लोग इनको नकार रहे। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो लगातार जो अलग अलग चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, वो साफ साफ आ रहे हैं कि भारत का वोटर, अलग अलग राज्यों का वोटर एक तरीके से परिवारवाद नकार रहा है। ये नतीजे से वो सिग्नल सामने आ रहा है कि शायद अगले 2 लोकसभा चुनाव तक, यानी 2030-32 तक, देश में से जो पारिवारिक पार्टियां है, परिवारवादी पार्टी है, उनका पूरा का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा और विचाराधिष्ठित और संगठन वाली पार्टियां उभर कर सामने आएगी। भाऊ, आपने बहुत बड़ी और सही बात की है। देखिए, अगर हम देखें नेपो किड्स, वो भी तो किसी काम के नहीं है। राहुल को देख लीजिए, तेजस्वी यादव को देख लीजिए, शरद पवार की बेटी को देख लीजिए, रादर अखिलेश को देख लीजिए, अखिलेश यादव को देख लीजिए। इनकी राजनीतिक जमीन जो है वो उस पर ये स्लिप हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया। आपको आपके पिताजी हो, माताजी हो, या कोई रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, उसके कारण लोगों ने आपको अवसर दिया है, लेकिन उस अवसर का लोगों को भी कुछ फायदा होना चाहिए। आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, आपके पास पॉलिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपके पास डिसीजन मेकिंग चाहिए, ना कि आपके परिवार का कल्याण करने के लिए यहां वहां से पैसा लूट लो और अपने घर में, अपने घर के तिजोरी में जाकर भर दो। इसके लिए लोग आपको वोट नहीं देंगे। आपके नेता ने, आपके पिता ने या आपके दादा ने, चाचा ने अच्छा काम किया, हम मानते हैं, और इसीलिए उसका समझो सूद करके हम आपको चुनकर दे रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम सत्ता अपनी जागीर समझो। वोटर वो बता रहा है कि हम आपको इसके आगे सहने वाले नहीं हैं। शरद पवार पर्टिकुलरली, क्योंकि देखो पिछले कम से कम 40 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार छाए रहे। बाला साहब ठाकरे थे और शरद पवार थे। यशवंतराव चव्हाण हो या वसंत दादा पाटिल हो, वसंतराव नाईक हो, ऐसे जो बड़े बड़े नेता, शंकरराव चव्हाण हो, ये महाराष्ट्र के बड़े नेता हुआ करते थे। उनका अस्त 80 के आसपास, 90 के आसपास ये ओझल होते गए। उसके बाद उभर कर आया हुआ नेतृत्व कौन था? तो बाला साहब ठाकरे थे और शरद पवार थे। बाला साहब ठाकरे तो खैर 13 साल पहले उनका देहांत हो गया। शरद पवार अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन आज भी राजनीति में कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते। तो एक बात है कि वो वोटर उनको दिखा रहा है कि तुम्हारा जमाना खत्म हो गया और तुम्हारी जो सेवा होगी, जो कुछ किया आपने, इसके लिए हमने आपके जो रिश्तेदार है उनको चांस दिया है,
लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो राजनीति चलाए, सरकार चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, डिसीजन ले ले। ये क्षमता अगर नहीं है तो ये कचरा हम लीडरशिप मानने को तैयार नहीं, ये शायद दिखाया जा रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में 24 के यानी 1.5 साल पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी की बुरी हार हो गई थी और शरद पवार ने सिर्फ 10 सीटें एमवीए के नाम पर, इंडिया अलायंस के नाम पर लड़ाई थी, उसमें से 10 में से 8 सीटें चुनकर आई थी। तो फिर इतना बवाल खड़ा कर दिया था, देखो शरद पवार कभी हारने वाले नहीं है, शरद पवार तो जादूगर है, वगैरह वगैरह वगैरह। 1.5 साल के बाद आज ऐसी हालत है कि पार्षद चुनकर लाना भी पवार के लिए मुश्किल हो गया। तो मैं ये नहीं मानता कि पवार की जो हार है, पवार की पार्टी की हार है, वो इनके परिवारवाद पर जाने की हार है, उनके राजनीति की हार नहीं मानता मैं। तो एक तरीके से देश भर का वोटर, अब खबरें जो आ रही है, हम तमिलनाडु से देखें तो वहां भी वही खबर आ रही है कि जो स्टालिन अपने बेटे को अब मुख्यमंत्री बना, दादा मुख्यमंत्री था, बेटा मुख्यमंत्री हो गया, अब उसका पोता भी मुख्यमंत्री बनने की फिराक में। तो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब में अकाली दल पहले अच्छी पार्टी थी, कोई भी उनका जो आइडियोलॉजी है होगी, लेकिन उस पर जब प्रकाश सिंह बादल का कब्जा हो गया, आहिस्ते आहिस्ते उनका बेटा, उनकी बहू शुरू हो गया, एक पारिवारिक पार्टी बन गई और तंग आ चुके लोग। 50 साल के बाद बादल तो आज जिंदा नहीं है, लेकिन बादल की जो विरासत है वो एक तरीके से पंजाब में खत्म हो चुकी है। तो इसका अगर हम मायने निकालने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का वोटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से पारिवारिक पार्टियों को ठेंगा दिखा रहा है, उनको रिटायर करने के। अगर आप रिटायर नहीं होंगे तो वोटर आपको रिटायर करेगा। यह सबसे बड़ा सिग्नल बीएमसी के बाद सामने आ गया। और भाऊ, आप हुड्डा को क्यों भूल रहे हैं? हुड्डा का कौन नाम लेवा है? कोई भी नहीं। हुड्डा का, हाँ, हुड्डा का तो नाम अभी कोई लेता नहीं, लेकिन लोकसभा में अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद कांग्रेस अगर हरियाणा में हारी है तो उसका कारण हुड्डा ही है, और अकेला हुड्डा नहीं है। जो देवीलाल की विरासत चलाने वाले जो चौटाला परिवार है, उसकी भी बुरी हालत हो गई। तो उसका कारण क्या है? बस एक ही कारण हम निकाल सकते हैं। हर जगह एक बात कॉमन है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, परिवार के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। हाँ, उसी परिवार से कोई अच्छा लीडर निकल आए तो लोग उसको साथ में लेंगे। देखो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत नहीं मिला था, तो चौटाला परिवार का एक गुट था, उनकी जेजेपी जननायक जनता पार्टी थी, उनको साथ लेना पड़ा बीजेपी को। तो बीजेपी ने उनको उप मुख्यमंत्री पद दिया था, लेकिन वो जो थे इनके पोते देवीलाल के, वो खुद हार गए। उनकी पार्टी का एक भी एमएलए पिछले चुनाव में चुनकर नहीं आया। वो हार एक पार्टी की नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी की है। और आइडियोलॉजी जब परिवारवाद बन जाता है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके उब जाते हैं, तंग हो जाते हैं, उनको हटा देते हैं। अगर आप नहीं हट रहे तो धक्के मारकर निकालेंगे। तो बीएमसी से लेकर पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के नतीजे हम देखें तो साफ साफ पिक्चर सामने आ जाती है कि परिवारवाद को यहाँ का वोटर खत्म करना चाहता है। और भाऊ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको याद होगा अभी जो रिसेंट लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें राहुल गांधी जब नॉमिनेशन के लिए उनसे बात हो रही थी तो वो बहुत डर रहे थे। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो कहां से लड़े, कहां से नहीं लड़े। नहीं, वो तो होता है। देखो, एक बात होती है, ये एक फैमिली का एक प्रेशर रहता है, फैमिली का एक रुतबा होता है, उस पर मीडिया में चर्चा होती है। लेकिन असलियत में डेमोक्रेसी चलाने वाली अगर जनता है, वोटर है, तो वोटर अपने तरीके से आंकता है। हम मीडिया में कुछ भी बोले, पत्रकार कुछ भी बोले, विश्लेषक कुछ भी बोले, उसके आधार पर सामान्य जनता अपना वोट, अपना मत नहीं बनाती, ना कि देती है।
तो इसलिए उनको डर था, इसलिए उन्होंने वायनाड के साथ साथ रायबरेली से चुनाव लड़ा, ना कि अमेठी से लड़ा था। लेकिन बात साफ है, अब ये बाकी के में जो जिनका नाम मैंने लिया वो तो क्षेत्रीय पार्टियां थी। कांग्रेस वैसे ही राष्ट्रीय तौर पर एक फैमिली पार्टी बन गई, फैमिली बिजनेस बन गया। दिखाने के लिए किसी को अध्यक्ष बनाया, लेकिन हर कोई भी डिसीजन हो तो राहुल गांधी लेगी। तो मतलब क्या है, राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, फायदा उठाना चाहते। तो इस ढंग की राजनीति नहीं चलेगी। ये वोटर दिखा रहा है, समझा रहा है, जिनको समझेगा वो बचे रहेंगे, सरवाइव हो जाएंगे, वरना वो भी खत्म हो जाएंगे। अब पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई शिवसेना या शरद पवार की जो पार्टी थी, उनके 8 एमपी अलग अलग इलाके से चुनकर आए हैं शरद पवार के, लेकिन उसी पूरे महाराष्ट्र में उनको 36 से ज्यादा पार्षद नहीं मिल रहे, 10 से ज्यादा एमएलए नहीं मिल रहे। उसका मतलब क्या है? तो वोटर परिवारवाद रिजेक्ट कर रहा है। तो ये समझकर अगर अपनी पॉलिसी बदलेंगे, कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार पार्टी चलाएंगे, अपनी आइडियोलॉजी आगे ले जाने के लिए चलाएंगे, तो लोग भरोसा करेंगे। क्योंकि लोग आज मानते हैं कि इनके लिए जो तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ता होता है, इस ढंग से विचारधारा होती है। विचारधारा की कीमत कड़ी पत्ते से ज्यादा नहीं। हाँ, तड़का अच्छा लगता है, स्वाद बू घूमने लगती है, खुशबू आती है, लेकिन खाने के समय कड़ी पत्ता तो थाली से बाहर होता है। तो ये नहीं चलेगा। ये वोटर बता रहा है, जिनको सर्वाइव होना है उनको समझना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को भी अपने घर से निकालकर, अपने जो राजमहल है उससे निकलकर लोगों में जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे कोई बात नहीं। अब ये महाराष्ट्र के ये जो नगर पालिका चुनाव थे, उसमें घर से बाहर नहीं निकले, ना मुंबई से बाहर निकले, ना अलग अलग शहरों में गए, ना अलग अलग महानगरों में गए। शायद एक संभाजी नगर एक गए थे या नासिक में गए थे, उससे ज्यादा नहीं गए। तो उनको वोटर ने मुंबई तक सीमित कर दिया। तो ये सीधा सिग्नल है। और मैं नहीं मानता कि ये मुंबई और शिवसेना और पवार के लिए सीमित है, हर पार्टी के लिए। अखिलेश अगर डरा हुआ है, देखो हैदराबाद से निकलकर मुंबई आने वाला या बिहार जाने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी वहां से पार्षद और एमएलए चुनकर लाता है। तो आप तो वहां के हो, अपनी जड़ें वहां है आपकी, फिर भी आप हार रहे हो। तो क्यों हार रहे हो? क्योंकि आपको वोटर रिजेक्ट कर रहा है। और क्या रिजेक्ट कर रहा है कि आपको अगर वोट दे देंगे तो आप अपना फैमिली का सोचेंगे, ना कि जनता का सोचेंगे। इसलिए ये चुनाव जो अभी अभी हुए या पिछले 1-2 साल में हो रहे, उसका सीधा सीधा सिग्नल आ रहा है कि वोटर अब इस मूड में है कि देश की राजनीति से पूरा परिवारवाद है, उसको उखाड़कर फेंक देंगे। भाऊ, आपने कहा है कि उद्धव ठाकरे जो है घर से बाहर नहीं निकले। वो घर से बाहर निकले हैं और एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने गए हैं। 4 पार्षद उनके गायब हैं। ये क्या कहानी है? नहीं, वो तो ठीक है। घर से बाहर यानी तुम उस रूम से इस रूम में जाओ, वो बात अलग है। और घर से बाहर निकलकर पार्टी के काम के लिए रैली करना है, मीटिंगें करना है, उसके लिए जाना अलग है। अब अपने घर का कचरा कूड़ा निकालकर बाहर के कूड़ेदान में डालने के लिए जाओगे तो उसको घर से बाहर निकलना नहीं बोलते, क्योंकि 2 मिनट में आप वापस घर में आ जाओगे। तो बाहर निकलना मतलब आम जनता में जाना, वो नहीं कर रहे। भाऊ जी, ये 4 पार्षद जो गायब है, ये क्या कहानी है? नहीं, पार्षद वगैरह कोई गायब वगैरह नहीं है। देखो उसका मीडिया में, इसलिए मैं बार बार तुमको एक समझाता हूं कि मुंबई की मीडिया जो है उसकी खबर सुनना और पढ़ना बंद कर दो। ये कुछ भी बोल देते। अब हर बात आपको मीडिया को बोलकर करेंगे क्या? हाँ, वो कोई एक महिला उसमें थी, वो वापस आ गई तो वो बोली कि मैं हमारे कुलदेवत है उस मंदिर में कहीं नासिक वगैरह गई थी। तो क्या प्रेस को पहले बोलेगी नहीं मैं अभी चुनकर आई हूँ, इतना बड़ा कुछ हो गया है तो मैं अपने दैवत का दर्शन लेने जा रहा हूँ, मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से या प्रेस के माध्यम से कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती। लेकिन इन गधों को लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो राजनीति हिलेगी तक नहीं, चींटी तक नहीं हिलेगी। तो इसलिए
मुंबई से आने वाली खबरें सुनना बंद करो, देखना बंद करो। कोई भी ये घूम गया, वो कहा गया, अरे क्यों जाएगा भाई, आपको बता के जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो महिला जो थी, लड़की थी जो चुनकर आई है, वो सामने आ गई और उसने बोल दिया कि भाई मैं यहाँ आ गई थी, चाहिए तो मेरे मोबाइल का मैपिंग करो। और जब ट्रैवल करती हो तो रेंज नहीं थी, तो फोन किसी का आया नहीं या मैंने किसी को किया नहीं, लेकिन बस उसकी खबर बन गई। अब वो हरी साड़ी पहनकर गई थी, क्या वो ओवैसी की पार्टी में जाने वाली है, ये भी खबर बन सकती है। तो ऐसे अनाड़ी जैसे कुछ देखकर अपनी अकल चलाकर कोई खबर बनाता है तो वो खबर से गलत फहमियां पैदा हो जाती है, काम की बात नहीं होती। सही कहा भाऊ आपने। और एक चीज और समझना चाहती हूँ, बस छोटी सी टिप्पणी आपकी तरफ से, कि मेयर के सिलेक्शन में कौन सी डॉक्ट्रिन, आई मीन कौन सा फॉर्मूला अपनाया गया है? नहीं, एक किसी सोसाइटी में जैसा अध्यक्ष चुना जाता है उसी ढंग से होगा। हाँ, लेकिन एक बात है, जब तक वोटर जो चुनकर आए हुए वोटर है, वो आए हुए पार्षद वोटर है, तो जब तक पार्षद रजिस्टर नहीं हो रहे, तो वोटर लिस्ट ही नहीं है, तो चुनाव की तारीख कैसे डिक्लेयर की जाएगी? तो बस, ज्यादा कोई प्रोसीजर नहीं है उसमें। भाऊ, महिला मेयर होने की बातें सुनी जा रही हैं, एनी आइडिया, एनी नाम आपके दिमाग में आ रहा हो? नहीं, अभी तो नहीं है। 4 महिलाएं उन्होंने, जो सीनियर है वगैरह वगैरह, वो उनकी पॉलिटिक्स के तरीके से होता है। तो 4 महिलाओं का नाम आया है, जो अभी अभी शिवसेना छोड़कर, उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आई, तेजस्वी घोषालकर नाम की है। फिर एक बहुत सीनियर माहिम के, हमारे शिवसेना के ही कारपोरेटर थे, 3 बार एमएलए थे, तो उनकी एक बेटी है शीतल गंभीर। ऐसे कुछ नाम है। एक रितु तावड़े करके जो 5 बार चुनकर आई है। तो ऐसी 4 सीनियर महिलाएं, उसमें से किसी को बीजेपी के किया जाएगा। तो वो तो तय चीफ मिनिस्टर करेंगे, वो टॉप लीडर है, उनको कंसल्ट किए बगैर बीजेपी से कोई नाम आगे आने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में भाऊ ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब जो बातें लोग कर रहे हैं, पेज फंस गया, ब्ला ब्ला, लेकिन कौन मेयर बनेगा इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। और आपने जो जानकारी दी है मेरे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे लिए समय निकालने के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।